कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आपको पहले दिन से ही आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, पहले दिन से ही प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन लगा लो। वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जब तक आपने कवर नहीं कर लिए सारे टॉपिक्स तब तक आपको इधर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए? जैसे कि एक बार सिलेबस ख़त्म कर ले तभी मॉक पे जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं किया तब मॉक कैसे लगा सकते हैं? जी, फाउंडेशन कोचिंग्स जो चल रही हैं हिंदी माध्यम में, मुझे ऐसा लगा था कि उसके बिना मेरा खुद का अगर तैयारी सेल्फ स्टडी होगी तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैंने घर पर ही रह कर के तैयारी करना प्रेफर किया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पक्का नहीं था कि सिलेक्शन होना है। उसको अपनी स्थिति के अनुसार ही देखना चाहिए कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। वाले कहेंगे कि हम इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ें, वो इंग्लिश में आता है और हमें हिंदी में पेपर लिखना है। जीएस में 420 मार्क्स हैं टोटल, 420 और अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब मेरी तैयारी हो रही थी उस समय 300 के अंदर रैंक ही नहीं थी हिंदी की। फुल मेरी पूरी तैयारी डिजिटल मीडियम्स पर ही बेस्ड थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ हैं कृतिका मिश्रा मैम, जिनका 66 रैंक के साथ यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुआ है, आप सभी को पता ही होगा। तो आज हम मैम के यहाँ पर आए हैं और आज मैम से हम उनकी जर्नी जानेंगे, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी, क्या स्ट्रेटजी बनाई, और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग मैं एक छोटी सी क्लिप लगाऊंगा। मैम के बहुत सारे मेडल आपको देखने के अवार्ड मिलेंगे, लिटरली मैंने आज तक कहीं नहीं देखे इतने सारे। सो आज हम मैम से उनकी जो इतनी बड़ी जर्नी है उनकी, इतने सारे मेडल लाने तक की और फाइनली यूपीएससी में इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होना, आई थिंक हिंदी मीडियम में मैम का फर्स्ट ही है शायद रैंक अगर देखा जाए उस अकॉर्डिंग। तो मैम से डिस्कस करते हैं। ओके मैम, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से है और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर के साथ है। बाकी मेरी पूरी जो स्कूली एजुकेशन है वो कानपुर से ही हुई है, शिक्षा निकेतन यहाँ पर स्कूल है उससे। और विशेष ये है कि पूरी मेरी एजुकेशन हिंदी माध्यम से हुई है। ओके, सो सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी का कब सोचा कि हमें आईएएस बनना है ऐसे करके? 9-10 तक जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक क्रेज़ हो जाता है, सभी के साथ ये शायद होता है एक बार कि आईएएस या आईपीएस या पीसीएस रैंक्स अच्छी रैंक्स हैं जहाँ पर जाकर काम किया जा सकता है। उसके बाद मुझे लगा कि जब लेखन में थोड़ा मेरी रुचि थी और जब पेपर्स देखे, फॉर्मेट देखा कि राइटिंग मेंस में सब्जेक्टिव राइटिंग से अच्छा स्कोर भी किया जा सकता है, तो वहाँ से मुझे ग्रेजुएशन से लगने लगा कि तैयारी करनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने फिर इस ओर अपना ध्यान लगाया। ओके, सो मैम जैसे कि आपका ये अटैम्प्ट दूसरा है ना, और हिंदी मीडियम और ऑप्शनल क्या रखा है आपने? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। सो मैम जैसे कि आपके मैंने इतने सारे मेडल देखे, तो आप एकेडमिक्स में बचपन से ही इतने अच्छे थे या फिर यूपीएससी में ही इतना अच्छा कर पाए आप? नहीं, मेरे शुरुआत से ठीक था। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ एज अ चैलेंज सब कुछ ले करके मेरा ये कोशिश रहती थी कि हर जगह पर अपना बेस्ट दिया जाए। तो आप हमेशा से, मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीशन या फिर जो भी चीज़ें आपने करी हैं, जब भी आपको इतने सारे अवार्ड और मेडल वगैरह मिले तो आप जीतते रहे होंगे हमेशा। तो अभी यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो ऐसा कुछ अलग सा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो ये, या तो फिर ऐसा ही ठीक है आना था, सिलेक्शन तो आना ही था, ये पक्का था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पक्का नहीं था कि सिलेक्शन होना है। यूपीएससी खुद में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि आपका निश्चित रूप से इस बार प्रीलिम्स हो ही रहा है या मेंस हो ही रहा है। तो ये यूपीएससी का स्तर है, लगातार ये एग्ज़ाम में इवॉल्व होता है, आगे बढ़ता है। तो ये मतलब मेरी जो अभी तक की जीवन भर की जर्नी रही है उसका सबसे कठिन परीक्षा कही जाए तो वो यूपीएससी थी। ओके, सो मैम जनरली आपने क्लासेस वगैरह नहीं लिए, फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है कहीं, तो हिंदी मीडियम से जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया फिर सेकंड? फाउंडेशन कोचिंग्स जो चल रही हैं हिंदी माध्यम में, मुझे ऐसा लगा था कि उसके बिना मेरा खुद का अगर तैयारी सेल्फ स्टडी होगी तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैंने घर पर ही रह कर के तैयारी करना प्रेफर किया। मुझे लगता है कि आपको अपनी स्थिति के अनुसार ही देखना चाहिए कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, सो मैम फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसका क्या रिजल्ट रहा था? उसमें इंटरव्यू तक पहुंचना हुआ था और इंटरव्यू में 10 मार्क्स से मेरा लास्ट सिलेक्शन रह गया था। लेकिन मैंने उसको भी एज अ मोटिवेशन लिया, और क्योंकि मेंस मेरा उतना प्रभावी नहीं रहा था पिछली बार, ये मुझे खुद भी लग रहा था, तो मैंने इस बार और थोड़ी मेहनत की, इस बार अच्छा रैंक रहा। ओके, सो लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए फॉलो कर रहे थे, फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहे, बहुत कम सिलेक्शन होता है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं भी क्वालिफाई नहीं कर। प्रीलिम्स हिंदी माध्यम के लिए एक चुनौती है, विशेष रूप से सीसेट। तो इसकी अगर
आप वर्ष भर थोड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको सी सेट निकालने में समस्या नहीं होगी। प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर है GS1 वो हिंदी माध्यम के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जनरली ये देखा जा रहा है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सी सेट में ही चूक रहे हैं, तो आप सी सेट को अगर जीएस के साथ साथ लेकर के चलते हैं वर्ष भर अपनी तैयारी में, और फरवरी के बाद आप ये कोशिश करते हैं कि जब प्रीलिम्स आने वाला है, अप्रोच कर रहा है, उस समय आप थोड़ा और ध्यान सी सेट की तरफ दे दें, तो ये समस्या नहीं रहेगी कि हम प्रीलिम्स की बाधा को पार नहीं कर पा रहे। और प्रीलिम्स में ये भी कोशिश करनी है कि करंट अफेयर्स और अवेयरनेस लेवल को अपने वो एक सीमा तक रखना है, एक अच्छी स्थिति पे रखना है। तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से लगातार जुड़े रहिए। ओके, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर मेरा इंडियन एक्सप्रेस था, मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया है। साथ में बहुत सारे कोचिंग की वेबसाइट्स हैं या यूट्यूब पर भी सामग्री उपलब्ध है जो करंट अफेयर्स को डेली कवर कर रहे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। वाले कहेंगे कि हम इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ें, वो इंग्लिश में आता है और हमें हिंदी में पेपर लिखना है। ये समस्या तो है। ये मेंस लिखते समय ज़्यादा होता है कि इंग्लिश की वर्ड्स ही आ रहे होते हैं, और इंटरव्यू में भी जब हम बोल रहे होते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश में ही बहुत सारे ऐसा, क्योंकि वार्तालाप होती है तो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। तो इससे इसको यूज़ कर सकते हैं आप देवनागरी में, अगर कोई जैसे फिजिकल डेफिसिट है, अगर इसको आप देवनागरी में लिख देते हैं फिजिकल डेफिसिट, तो वहाँ आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चेकर भी इतना समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में लिखने में कभी कभी क्लिक नहीं करता है, तो आप इसकी चिंता मत लीजिए। बाकी अगर कॉम्प्रिहेंशन में इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर दूसरा इसका विकल्प वो राष्ट्रीय संस्करण है दैनिक जागरण का, वो है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिसको भी फॉलो करिए आप डेली फॉलो करिए, ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो प्रीलिम्स में इतने सारे सिलेबस होते हैं, तो क्या अप्रोच रहती थी आपकी, या फिर स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए? जैसे कि पॉलिटी या फिर एनवायरनमेंट वगैरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं यूपीएससी में, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कम टाइम बचा है तो पहले इन क्वेश्चंस को फोकस करो, क्योंकि हम 50% अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाए सर। जी, यहाँ पर रिवीजन स्टैंडर्ड बुक्स का वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़्यादा कठिन प्रश्नों को हल करें, उसकी तरफ रुझान रखें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कठिन और जो आसान और कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न हैं उनको आप अपना लक्ष्य मानिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही होते हैं प्रीलिम्स में, तो आप उनको अगर पढ़ने बैठ जाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपके 200 में 190 180 मार्क्स पहुंच जाएं प्रीलिम्स में, तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप बार बार स्टैंडर्ड का बेसिक का रिवीजन करते रहिए, 10 बार करिए, 12 बार करिए, वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, वो आपको कट ऑफ से पार करवाएगा। राइट, जैसे आपने स्टैंडर्ड बुक्स की बात करी, तो क्या बुक्स रखी थी मैम? बुक्स में हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, साथ में मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ओल्ड विपिन चंद्रा सर की, वो है। साथ में मिडिवल में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सतीश चंद्रा सर की जो बुक है वो, उसके कुछ चैप्टर्स जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं उनको आप प्रेफर कीजिए। आर एस शर्मा सर की बुक पढ़ सकते हैं, वो एंशिएंट के लिए हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए PT 365 फॉलो करना है। साथ में नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो पूरी नहीं पढ़नी है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको PYQ एनालिसिस से पता चल जाएगा, उससे कर सकते हैं। ज्योग्राफी पूरी तरह से NCERT बेस्ड है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो GC लियों से देख सकते हैं आप, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आप अगर NCERTs को अच्छे से कवर कर लेते हैं, स्पेशली 11th क्लास की NCERT, तो वो आपको आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आराम से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद सोसाइटी जैसे हो गया और सोशल जस्टिस, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो इसके मेंस के लिए
नोट्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ मेंस आ जाता है थोड़ा। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक है, वो पढ़ना है। साथ में मेंस और PT 365 जो विज़न की रहती है वो देखनी है। IR पूरी तरह से करंट बेस्ड है, तो मेंस और PT 365 को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसकी शॉर्ट नोट्स मेंस के लिए स्पेसिफिकली बना सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर को पूरी तरह से फॉलो किया था। साथ में इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है, वो प्लीज़ बार बार पढ़िए। और साथ में बजट जब स्पीच होती है तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, सुन लीजिए, तो उससे नोट्स कुछ निकल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो आप सुन लेंगे उतने से ही हो जाएगा काम। उसके बाद एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए भी PT 365 मेन 365 पूरी तरह से करंट बेस्ड है। बेसिक के लिए बायोलॉजी की NCERT है 12th क्लास की, उसके लास्ट के चैप्टर्स हैं, तो वहाँ से एनवायरनमेंट आप कर सकते हैं। बाकी एथिक्स है, एथिक्स भी यहाँ पर बता देते हैं। उसके लिए फोरम IAS की एक बुक है रेड बुक, उससे आप एग्जांपल्स लीजिए, मन की बात से केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स लीजिए। बाकी डेफिनेशंस और शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार कर सकते हैं तो तैयार करिए। राउस की एक कंपास करके आती है बुकलेट, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके मैम। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने अभी बताया आर्ट एंड कल्चर की भी बुक जो नितिन सिंघानिया वाली, उसमें को भी पूरा नहीं पढ़ना है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैंने भी देखा है कि वो एक सब्जेक्ट की 2-2 3-3 बुक्स पढ़ते हैं, जिससे कि वो ओवर बम्बार्डमेंट हो जाती है। और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मेमोरी होता होगा कि जो भर जाता होगा तो फिर हैंग करने लग जाता है। मेरे साथ ये समस्या हुई शुरुआत में, पिछले वाले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास इतना ज़्यादा मटेरियल था। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि UPSC सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही कंसाइज मटेरियल यूज़ करें, और मटेरियल कंसाइज हो, साथ में आपके नोट्स भी बहुत हैंडी हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, इस बार का आपने प्रीलिम्स देखा मैम? जी। हाँ देखा। तो अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था क्या कि मैं इस बार कितने क्वेश्चन कर पा रही, शायद मैं देती तो? उसको देखकर बस यही लगा कि हम लोग सही समय पर इस प्रक्रिया से बाहर निकल आए, क्योंकि इस बार का पेपर सही में उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। CSET भी इस बार बहुत मतलब देख कर ही लग रहा है कि इस समय के अंदर अंदर उसको पूरा करना कठिन बात होगी। तो यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रीलिम्स का अच्छे से एनालिसिस करके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए संभाल करके तैयारी करिए। CSET की प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, उसको आप कम मत समझिए, क्योंकि CSET की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं 4-4, 5-5 साल की उनकी मेहनत इस बार बेकार हो गई है। जी। ओके, सो आई थिंक इस बार का प्रीलिम्स ऐसे हिंदी वाले मान रहे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, तो ये सच है या फिर सबके लिए टफ था? नहीं, हाँ सबके लिए ही टफ था लेकिन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा टफ था। देखिए, जो IIT से पढ़े हुए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी, कईयों ने कहा है कि CSET इस बार रह गया उनका। तो ये मत समझिए कि सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए कठिन है, ये ज़रूर है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ये हर स्टेप पे लागू होता है। मुझे लग रहा है कि मुझे प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक हर स्टेप पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है, अनुवाद कई बार करना पड़ता है बहुत सारे PDFs का। तो इस चुनौती के लिए थोड़ा तैयार रहिए, क्योंकि आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। अभी मेरी हिंदी माध्यम से रैंक आई है, तो जो सम्मान है, जो लोगों के बीच रिकॉग्निशन है, वो भी ज़्यादा है। हाँ। तो आप ये भी थोड़ा समझिए कि आप अपने माध्यम से जब इतनी तैयारी करते हैं तो वो एक रिजल्ट की बात सब बराबर हो जाता है। राइट जी। ओके, मेंस के बारे में बताइए मैम। मेंस क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी दिया और आपने बताया कि 10 मार्क्स से आपका नहीं हुआ, तो पहले बताइए कि मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और उसके बाद बताना कि आपकी लास्ट टाइम क्या कमियाँ थी, इन पर इम्प्रूव किया होगा। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरा आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर आ रहा है मेंस के आंसर्स का, तो उसको सही करने के लिए इस बार मैंने इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये जो IBC का फ्रेमवर्क होता है उसको थोड़ा सुधारा। अपने वे फॉरवर्ड्स को बहुत इनोवेटिव बनाया, जिसको नवाचारी सोल्यूशंस देना कहते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि अपने जितने भी मेंस के टॉपिक्स हैं सबसे रिलेटेड कुछ अच्छी सॉल्यूशंस को अपने पास लिख करके तैयार रखा जाए, ताकि जब आप मेंस में समय नहीं होता है इतना सोचने का, आपके पास पहले से जब ये तैयार होगा तो वहाँ आप आसानी से लिख पाएंगे। इंट्रो भी मैंने कोशिश की कि जितने टॉपिक्स अपने मेंस के हैं सिलेबस में, उन सबको निकाल करके उनके बारे में कुछ डाटा, रिपोर्ट्स, डेफिनेशंस, इकोनॉमिक सर्वे से कोई डाटा निकल रहा है तो वो, या मेंस 365 से कोई डाटा निकल रहा है, और उन सभी को मैंने एक जगह पर कंसाइज करके ऐसा मटेरियल अपना मेंस का तैयार किया, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य था कि हर क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ाना है इस बार।
तो मेरा लगभग उतना हो भी गया, 66 मार्क्स हो गया अच्छे से। क्योंकि जब आप IAS रैंक के लिए कोशिश करते हो तो ये ज़रूरी होता है कि आप GS स्पेसिफिकली और ऑप्शनल इनमें अच्छा कवरेज करो, मार्क्स को अच्छे से कवर करो। तो ये कोशिश मेरी थी और ये हुआ है नोट्स के माध्यम से। मैंने नोट्स को ही ऐसा बना लिया था आंसर फॉर्मेट में कि मुझे वहाँ सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। ओके, सो नोट्स बनाने में क्या प्रक्रिया रहती थी? जैसे कि बुक है, अब बुक में समझ नहीं आता, बुक से ही जनरली नोट्स बनाने होते हैं, फिर कोचिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से, तो क्या तरीका रहता है नोट्स बनाने का? नोट्स बनाने का तरीका है कि आप देखें आपको मेंस में आंसर लिखना कैसे है। आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी में फिर जो जो क्वेश्चन जब आप हाईलाइट करेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय, तो इस समय ये हो रहा है कि 3 से 4 पार्ट्स आ रहे हैं मेंस में, तो उन सारे पार्ट्स को आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए और फिर आपको उन सबको एड्रेस करना होगा और फिर कंक्लूजन लिखना होगा। बस यही आपको अपने नोट्स में भी करना है। आपने एक टॉपिक पकड़ा, उसका 4-5 पॉइंट्स आपने इंट्रो के अच्छे अच्छे लिख लिए, वे फॉरवर्ड में 4-5 अच्छे सॉल्यूशंस लिख लिए और उसके बाद बॉडी में जो जो एस्पेक्ट हो सकते हैं उस टॉपिक के, उन सबको आपने इकट्ठा करके अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया। साथ में फ्लो चार्ट्स अच्छे से अपने नोट्स में ही बनाइए ताकि वो मसल मेमोरी एक जो क्रिएट हो जाएगी आपकी नोट्स बनाते समय, वो आपको मेंस आंसर्स में हेल्प करेंगी। ओके, मैम मेंस में आपके कितने ओवरऑल मार्क्स आए? GS में कितने आए, ऑप्शनल में कितने आए और इंटरव्यू में? GS में 420 मार्क्स हैं टोटल, 420 और अच्छे, हाँ बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब मेरी तैयारी हो रही थी उस समय 300 के अंदर रैंक ही नहीं थी हिंदी की, और हिंदी माध्यम से GS में बहुत मतलब 400 पार नहीं हो रहा था उस समय, ये स्थिति थी। तो 420 मुझे लग रहा है बहुत अच्छे मार्क्स हैं और जो मैंने लक्ष्य किया था उतने ही एग्जैक्ट हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतना लाना है। साथ में निबंध में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो वहाँ से भी अच्छा कवर हो गया है। हिंदी साहित्य में मेरे सही मार्क्स हैं 272, तो वहाँ से एज मिल गई। जो आपका ऑप्शनल है ना, उसको भी कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि इस समय अच्छी रैंक लाना और सिलेक्शन लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिलेक्शन आपने ले लिया ठीक है, रैंक अच्छी करनी है तो ऑप्शनल में भी आपको कवर करना पड़ेगा। राइट मैम, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ही हिंदी लिटरेचर रहा है, हिंदी साहित्य से आपने ग्रेजुएशन किया है तब रखा है, या फिर हिंदी लिटरेचर आसान है और सब हिंदी वाले लेते ही है तो हम भी ले रहे और मार्क्स भी अच्छे आते हैं? मेरे साथ उल्टा है। मेरा क्योंकि हिंदी लिटरेचर के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है और इसी वजह से मेरी हिम्मत हुई कि UPSC की परीक्षा में आया जाए। लेखन में मेरा शुरुआत से रुझान था और इसलिए मैंने हिंदी लिटरेचर की वजह से UPSC को एक प्रेफरेंस पे भी रखा। तो आप अगर हिंदी लिटरेचर को ले रहे हैं हिंदी माध्यम के साथ ऑप्शनल के रूप में, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रुचिकर सब्जेक्ट है और इसका अध्ययन सामग्री भी आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे अगर आप PSIR या लॉ इस तरह के ऑप्शनल्स हिंदी माध्यम में ले रहे हैं तो अध्ययन सामग्री की कोई कमी हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य के साथ ऐसा नहीं है। राइट। सो हिंदी में जैसे कि बहुत सारे उपन्यास होते हैं, कविताएं होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो जिनकी किताबें अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने ही बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, निबंध लिखे हैं, तो वो सब पढ़ने होते हैं, फिर मैम सिलेक्टेड रहता है कुछ? पढ़ना तो पड़ेगा कोशिश, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड था, मेरे पहले से कई पढ़े हुए थे। लेकिन अगर आप GS पढ़ने के बाद रात में 1-2 घंटे बैठ कर के गोदान के कुछ पेजेस पढ़ लेते हैं तो ये कोई भार नहीं लगता है। 1 वर्ष की पूरी तैयारी में इतना पर्याप्त समय मिलता है कि आप बहुत रुचि के साथ आराम से पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ करके कोई याद नहीं करना है। आपने पढ़ा, हाँ, अपने आप आपको थीम समझ में आएंगी, आप जो नोट्स आंसर लिख रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो आप इसको पढ़िए। ये मुझे लग रहा है एक सहज प्रक्रिया हो जाती है। और मेंस में जैसे लास्ट टाइम जब आपने पेपर दिया था तो क्या कोई क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर नहीं पाए थे टाइम के बाउंडेशन की वजह से? जैसे स्टार्टिंग में तो आंसर बहुत अच्छे से लिख रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, और वो हमने लिखना था 4 पेज में, हमने और ज़्यादा ही में लिख दिया कि चलो ठीक है टाइम है, और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचता कि 1-2 पेज में ही पड़ जाते हैं लास्ट की। मेरे साथ ये मॉक में होता था। तो ये कोशिश करिए कि आप क्वालिटी एक आंसर की बहुत अच्छी रख रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस करिए, जो जो उसमें एस्पेक्ट्स, क्योंकि एक स्टेप मार्किंग भी होती है। मान लीजिए एक प्रश्न है, उसमें 4 पार्ट्स हैं, तो आप चारों को एड्रेस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। आप एक ही पार्ट में लेकर के बैठ गए और उसी को पूरा विस्तार देते चले गए तो वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, तो ये कोशिश करनी है। सो मैम, जनरली ये भी पूछा जाता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे या फिर कितने घंटे सजेस्ट करना चाहोगे कि एवरेज इस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर ये शेड्यूल बना के कितने घंटे? देखिए, घंटे निकलेंगे आपके टारगेट से।
आप डेली एक टारगेट सेट करिए। मेरा ये था कि मैंने पूरा ईयरली एक स्ट्रेटजी बनाई थी, फिर उसके बाद हर मंथ में इतना कवर करना है, और फिर जब मंथली इतना कवर करना है तो डेली कितना करना होगा, उसका मेरा डेली का टारगेट बन जाता था। तो जब तक टारगेट पूरा नहीं होता था तब तक बैठ करके पढ़ना है। 7 से 8 घंटे एनफ हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी नींद भी लेनी है 7 से 8 घंटे की। तो कोशिश ये करनी है कि आप 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ लीजिए, कवर होगा। ओके, टारगेट में ये रहता होगा जनरल कि इस बुक का आज ये चैप्टर ख़त्म कर देना है या फिर ये टॉपिक्स तक जाना है? जी, मेरी कोशिश होती थी कि कोई स्टैंडर्ड बुक अगर उठाई है और उसको 6 दिन में पूरा करना है तो 6 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई, तो 6 दिन हर दिन 3 से 4 चैप्टर 60 पेज 70 पेज जितना भी हो रहा है वो पूरा किया जाए। साथ में नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो मेरा टारगेट हमेशा ये ध्यान में रख करके होता था कि जितना भी पढ़ा है उसके जो भी नोट्स अच्छे से अच्छे बन जाए, ताकि दोबारा उतना समय ना देना पड़े, अपने नोट्स को भी रिवाइज़ कर लो दोबारा। राइट। सो मैम, जनरली स्टूडेंट्स यूट्यूब और गूगल को भी प्रेफर करते हैं अपनी तैयारी में, तो आपने किस तरीके से इनका यूज़? बिल्कुल, मेरी पूरी तैयारी डिजिटल मीडियम्स पर ही बेस्ड थी। कोई भी कंसेप्ट अगर आ रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो चाहे साइंस का हो, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत उसको आप यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे इतने अच्छे से उसको समझाया जाता है पीपीटीज़ के ज़रिए या पिक्टोरियल ग्राफिक्स के ज़रिए कि आसानी से जो चीज़ें किताब में 2 डायमेंशनल में आपको समझ में नहीं आ रही, 3D में देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी। ओके, एक चीज़ और, मॉक टेस्ट लगाने की टाइमिंग हमें पता नहीं होती है, तो मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए? जैसे कि एक बार सिलेबस ख़त्म कर ले तभी मॉक पे जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं किया तब मॉक कैसे लगा सकते हैं? जी, सो हेलो एवरीवन, और अभी हमें कृतिका मिश्रा मैम के यहाँ, जिनका 66 रैंक आया है यूपीएससी में हिंदी मीडियम से, और अभी हम उनके घर पर आए हैं। तो मैंने ये जो बहुत ज़्यादा अवार्ड देखे हैं ना, नेशनल लेवल के, कुछ स्टेट लेवल के, और इतने सारे अवार्ड लिटरली आपने भी कभी किसी के पास नहीं देखे होंगे। मैं इतने सारे टॉपर ऑफिसर से मिला, इवन आज तक मुझे इतने सारे अवार्ड नहीं देखने को मिले। और इसके अलावा ये एक आप कट्टा देख रहे हो भूरी, इसमें भी फुल भर रखे हैं, ये भी, और नीचे भी है अभी 1-2 कट्टे, मतलब इतने सारे अवार्ड लिटरली। तो मैम से आज हम बात करेंगे डिटेल। ये सही बात है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आपको पहले दिन से ही आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, पहले दिन से ही प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन लगा लो। वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जब तक आपने कवर नहीं कर लिए सारे टॉपिक्स तब तक आपको इधर की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करनी है कि जितने टॉपिक कवर कर लिए हैं उससे रिलेटेड PYQs एक बार देख लेने हैं। अच्छा, जैसे PYQ की बात हुई है, PYQ में एक चैलेंजेस जो मुझे नज़र आता है, या फिर मैं अभी देखा पेपर को, तो मैम जैसे प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, और अगर हम आज से 10 साल पहले का पेपर देखें तो हमें समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चंस किस तरीके का बनाया गया है, क्या करंट बेस्ड दिया है उस टाइम का, या फिर हम सोचेंगे स्टैटिक से, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। जी, ये जब आप लगभग 12 से 15 वर्ष पुराने जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो वहाँ ये करंट अफेयर्स वाला इशू आता है। तो कोशिश ये करिए कि आप पहचानें कि ये उस समय करंट में चल रहा होगा, इसलिए अब ये उतना रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ देना है। लेकिन थीम वहाँ भी अगर कुछ समझ में आ रही है, जैसे एलिफेंट का एक क्वेश्चन था 1997 के आसपास आया था, और अभी फिर आया है जब वो क्रैकर्स वाली बात हुई है। तो इस तरह की थीम पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको छोड़ देना है। जैसे कि मैं अभी आपके घर आया, तो आपका घर मार्केट एरिया में पड़ता है और आप कानपुर में रहते हो, और जनरली यूपीएससी के जो हब माना जाता है वो दिल्ली माना जाता है, और स्टूडेंट्स दिल्ली में भी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनका इवन 5 अटैम्प्ट तक प्रीलिम्स भी नहीं कई स्टूडेंट्स का क्लियर हो रहा है, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक गए और दूसरे में हुआ। तो कभी ये डाउट नहीं आया स्टार्ट जब कर रहे थे या फिर तैयारी कर रहे थे, जैसे 1 साल का भी टाइम होता है ना, तैयारी करते हुए तो पता नहीं होगा नहीं होगा, हम जैसों का नहीं होता होगा, या पता नहीं टॉपर कौन होते होंगे, तो सेल्फ डाउट होता है, तो लगता है कि कोचिंग कर लेनी चाहिए थी। तो ऐसे कैसे आ रहा था? मेरे साथ सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था। मेरी शुरुआत में तैयारी हो ही नहीं पा रही थी इस कारण से, और मुझे ये लग रहा था कि पहले एकेडमिक्स में जा करके PhD करके कहीं पर हाँ प्रोफेसर हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा। घर में भी सबका यही कहना था स्पेशली कि पहले एक जगह पकड़ लो, उसके बाद ये शौक़ है ये होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जब आप मन में एक बार सोच लेते हो कि नहीं उधर ही जाना है, तो खुद को मोटिवेट भी करना पड़ता है। परिस्थितियाँ सबके साथ कठिन होती हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, जो भी इस दौड़ में है सबके साथ कुछ ना कुछ कठिन परिस्थिति जुड़ी रहती है, लेकिन सबको ओवरकम करना पड़ता है। एक और चीज़ जो छोटी सी है, आंसर राइटिंग जब कर रहे होते तो पेन वगैरह के लिए अगर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन होते, कौन सा पेन से लिखना चाहिए, फिर स्पीड कैसे बढ़ाया सब?
जेल पेन का यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक ब्लू दोनों पेन्स का यूज़ करिए। और V5 V7 आप अपनी राइटिंग के हिसाब से देख लीजिए कौन सी पिन आपको वो जो निब होती है वो सूट कर रही है। तो आप जब लिखेंगे, मॉक लिखेंगे, तो अपने आप वो समझ में आएगा कि पेन कौन सा रखना है। ऐसा पेन लीजिए जो ख़त्म ना हो 3 घंटे में, क्योंकि वो जो जनरली 3 रुपये 5 रुपये वाली रिफिल्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो चेंज करने में आपको इतना टाइम देना नहीं है वहाँ। ऐसा पेन लीजिए जो 3 घंटे आप लिख सकें। राइट मैम। मैम एक चीज़ और, जनरली ये कहा जाता है कि जैसे जो कॉपी चेक करने वाला होता है तो उसमें कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है कि इसको इतने मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट मैम जैसे आपने लास्ट टाइम दिया था और इस बार मार्क्स इंप्रूव हुए हैं तो आपने डेफिनेटली आंसर्स में कुछ इंप्रूवमेंट करी होगी, तो स्टूडेंट्स इस मिथ को कैसे सर ले कि यार नहीं, आंसर में एटलीस्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तभी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैरामीटर नहीं है कुछ, या फिर लक बहुत ज़्यादा काम करता है इसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लक कुछ भी नहीं है, टैलेंट भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ हार्ड वर्क है। इस पूरे प्रोसेस में आप जितना हार्ड वर्क दे जाएंगे, जितना टाइम दे जाएंगे, जितनी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी कर ले जाएंगे, उतने आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इस मिथ में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि भाई कोई भाग्य से निकल गया, ये सिर्फ हार्ड वर्क है। ओके, सो मैम कोई और सजेशन देना चाहेंगे आप जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं, तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको जनरली पता नहीं होता है और भटकने लग जाते हैं कई बार? देखिए, अगर आप तैयारी में नए नए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हर एक पर विश्वास करना बंद कर दीजिए, खुद पर विश्वास करिए। यूपीएससी का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बस इनको ही अपना मेंटोर बनाइए, अपना मैप इन्हीं को रखिए और इसी के आधार पे अपनी पूरी तैयारी करिए। इंग्लिश माध्यम से भी अगर अच्छा मटेरियल मिल रहा है, कोई अच्छी बुक मिल रही है, टॉपर की स्ट्रैटेजी मिल रही, तो उसको लेना है। उसको ऐसा नहीं है कि हम हिंदी माध्यम से हैं तो आप कुछ सुनना नहीं है, कान बंद करके बैठ जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मकता को बनाए रखिए। नकारात्मक माहौल है, बात सही है, लेकिन सिलेक्शंस भी हो ही रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि अपने भीतर जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और माध्यम पर विश्वास है उसको बनाए रखिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल अपनी जर्नी को, स्ट्रैटेजी को, कैसे उन्होंने तैयारी वगैरह करी है, शेयर किया है। सो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।